कहानी का छठा और अंतिम भाग समझने के लिए शुरू के पांचों भाग जरूर देख लीजिएगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इतना सब विचित्र माहौल देखकर राजा उस स्त्री से कहते हैं, ये सब क्या है? विवाह की वेदी पर ऐसी अशुभ चीजें क्या कर रही हैं? स्त्री गुस्से से कहती है, तुम्हें हमारी पत्नी से विवाह करना होगा और उसके बाद आज रात हमारा मिलन होगा। अब एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि अब मैं अपने विवाह के मंत्र पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद तुम मेरे गले में ये माला पहना देना। इतना कहकर वो स्त्री मंत्रोच्चार करने लगती है। विवाह के वो मंत्र बड़े ही विचित्र थे। मंत्रोच्चार करते समय वो स्त्री उस त्रिकोण हवन कुंड में भस्म की आहुति दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया और राजा को कहा कि वो मुंडमाला उसके गले में पहना दे। उस मुंडमाला को देखकर राजा कहते हैं, ये कैसी वरमाला है? ये तो मुंडमाला है। वरमाला तो फूलों की होती है। ये सुनकर वो स्त्री कहती है, तुम्हें इसी मुंडमाला को मेरे गले में डालना होगा, तभी हमारा विवाह संपन्न होगा। राजा गुस्से से कहते, नहीं, ये एक अशुभ वरमाला है, मुझे ये स्वीकार नहीं। राजा के इतना कहने की देर थी कि वो मुंडमाला राजा के गले में फंसकर उनका गला घोटने लगती है। राजा का दम घुट रहा था। वो स्त्री गुस्से से कहती है, तुमने इस माला का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये माला तुम्हारा गला घोंट देगी। राजा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो माफी मांगते हैं। जैसे ही उन्होंने माफी मांगी, वैसे ही मुंडमाला उनका गला छोड़ देती है। उस मुंडमाला के गला छोड़ने के बाद राजा उसे अपने गले से उतारकर उस त्रिकोण हवन कुंड में फेंक देते हैं। ये देखकर उस स्त्री को काफी गुस्सा आ जाता है। वो आग बबूला होकर राजा से कहती है, ये तुमने क्या किया? मुझे आभास हो गया था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। इतना कहकर वो राजा का गला पकड़ती है और उन्हें ऊपर हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। राजा महीधर दूर जाकर गुफा की एक दीवार से टकराकर नीचे गिरते हैं। उस जगह पर कांटों से भरी एक बेल लटक रही थी। वो स्त्री अपनी आंखों के इशारे से उस कांटों भरी बेल को राजा के शरीर पर लपेट देती है। कांटों से भरी वो बेल राजा के शरीर को कसकर घेर लेती है और राजा बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। राजा की हालत देखकर वो स्त्री जोर जोर से हंस रही थी। बीतते हुए हर पल के साथ वो कांटों भरी बेल राजा के शरीर के इर्द गिर्द अपना शिकंजा कस रही थी, जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा था। राजा अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ वो रजतशिरा नामक शस्त्र निकालते हैं और बड़ी ही फुर्ती से उन बेलों को काट देते हैं। अब राजा पूरी तरह आजाद हो चुके थे। ये देखकर वो स्त्री गुस्से से लाल हो जाती है और राजा को मारने का मन बना लेती है। उसका रूप परिवर्तन एक मादा भेड़िया में होने लगता है। उसके लंबे दांत निकल आए, शरीर पर बाल उग रहे थे, आंखें पीली हो रही थी और शरीर की बनावट एक भेड़िए के रूप में बदल रही थी। तभी राजा को आचार्य की बात याद आती है कि रूप परिवर्तन के समय ये भेड़िया बहुत ही कमजोर होते हैं। राजा फुर्ती से उसके पास पहुंचते हैं और उस शस्त्र से उसकी नाभि पर वार कर देते हैं। जैसे ही उसकी नाभि पर वार होता है, वैसे ही वो स्त्री एक लंबे स्वर में आक्रोश करती है। वो शस्त्र की चांदी उसकी नसों में जाकर उसके हर एक अंग प्रत्यंग को जला रही थी। स्त्री कराहते हुए कहती है, छल किया है तुमने मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगली पूर्णिमा की रात तुम भी एक भेड़िया मानव बन जाओगे और हर पूर्णिमा को भेड़िया बनकर शिकार करोगे। तुम्हारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, वैसे वैसे तुम अपने मनुष्य बनने की क्षमता खो दोगे और हमेशा हमेशा के लिए एक भेड़िया मानव बनकर रह जाओगे। तुम मानव कपटी होते हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु संक्रमण फैलाएगी। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए और वो राख हो गई। इतना बताकर कालिंदी अतीत के पलों से बाहर आती है। अतीत के पलों से बाहर आकर कालिंदी कहती है, भेड़िया जाति की उस स्त्री ने नफरत के चलते बिना कुछ सोचे समझे राजा को श्राप दे दिया कि वो हर पूर्णिमा की रात भेड़िया बनकर शिकार करेगा, और हुआ भी वैसे ही। उस श्राप के चलते अगली पूर्णिमा को राजा
एक नरभेड़िए में बदल गया और श्राप में मजबूर ना चाहते हुए भी उस रात उसने अपना पहला शिकार किया, जिसके बाद वो हर पूर्णिमा की रात भेड़िया बनकर शिकार करता रहा। जिस राजा ने अपनी प्रजा और राजमहल की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया, वही राजा अब उस श्राप का भागीदार बन गया था। अपने अभिश्राप के कारण राजा दिन पर दिन अपने मनुष्य बनने की क्षमता खोता चला गया और एक समय ऐसा आया जब वो पूरी तरह एक भेड़िया मानव बन गया। अब वो चाहकर भी दोबारा इंसान नहीं बन सकता था। उस स्त्री का दिया हुआ वो अभिश्राप राजा पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। राजा की इंसानी शख्सियत कहीं खो गई थी और अब कुछ बचा था तो वो था बस एक खूंखार दानव, जिससे नगर के सभी लोग दहशत में आ गए थे। प्रधानमंत्री देवदत्त ने अपना कर्तव्य निभाते हुए रानी संयुक्ता और नगरवासियों की रक्षा करने के लिए आचार्य सच्चिदानंद से मदद मांगी। ये बात जब आचार्य सच्चिदानंद को पता चली, तब उन्होंने काफी जतन कर उस दानव पर नियंत्रण पाकर उसे कैद कर लिया। काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, पर कई मुश्किल प्रयासों के बाद उस दानव को घने जंगल वाले हिस्से में प्रधानमंत्री देवदत्त और सैनिकों की मदद से कैद कर दिया, जिस जगह पर वो गुफा बनी हुई थी। और फिर कभी वो खूंखार जानवर मानव जाति के लिए खतरा ना बने, इसलिए आचार्य सच्चिदानंद ने वहां पर लगे पेड़ों पर अपने पूरे जीवन काल में अर्जित की हुई शक्तियों से एक सुरक्षा जाल का बहुत ही मजबूत घेरा बनाया और उसे अपनी मंत्रों की शक्ति से बांध दिया, ताकि वो जानवर उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर बाहर न आ सके और हमेशा के लिए वहीं पर कैद रहे, और ना ही नगर के लोगों को वो भेड़िया मानव कोई हानि पहुंचाए। इस बात को सदियां बीत गई, नया दौर आया। पंचगिरी के लोगों के जहन में अब उस दानव की यादें धुंधली पड़ चुकी थी। इस जगह में शांति थी, लेकिन इंसानी फितरत का क्या करें। वो जाने अनजाने हमेशा खुद अपने लिए मुसीबतें खड़ी करता है। ऐसे लालची इंसानों ने कुछ सालों पहले तरक्की के नाम पर यहाँ के जंगल काटे, वहां पर आलीशान फार्म हाउस और रिजोर्ट बनाए। उस श्रापित जानवर को जंगल के एक हिस्से में कैद किया गया था, लेकिन बाहर से आए कुछ लोगों ने अपने मतलब के चलते यहाँ के कुछ रसूखदार लोगों के साथ मिलकर उस दानव को गलती से उसकी कैद से आजाद कर दिया। वो जंगल ही था जिसने उस राक्षस को वहां कैद करके रखा हुआ था, लेकिन मंत्रों से बाधित वो सुरक्षा घेरा लालची इंसानों ने तोड़ दिया और सदियों से जंगल में कैद उस दानव को आजाद कर दिया। ये सब उसी का परिणाम है जो आज तुम्हारे पति को भुगतना पड़ रहा है। काव्या अपने दोनों हाथ जोड़कर कालिंदी से विनती करते हुए कहती है, प्लीज कालिंदी, मेरे पति को इस श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बता दो। कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे पति को इस श्राप से मुक्ति मिल सके। कालिंदी अपनी मजबूरी दर्शाते हुए कहती है, अफसोस, लेकिन इस श्राप का कोई तोड़ मेरे पास तो क्या किसी के पास नहीं है। अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे। तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकती हो। काव्या की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद से बड़ी चमक आ जाती है। वो झट से कालिंदी से पूछती है, सिवाय मेरे? वो कैसे? कालिंदी उसे अपने पास रखी हुई कुछ चांदी की गोलियां देते हुए कहती है, इन गोलियों को मेरे पति ने बनाया था। तुम्हें इन चांदी की गोलियों से अपने पति की जान लेनी पड़ेगी, तभी उसे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। काव्या को ये बात सुनकर बड़ा धक्का लगता है। वो कालिंदी को घूरते हुए गुस्से से कहती है, क्या ये क्या कह रही हो तुम? मैं अपने पति की जान ले लूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तब कालिंदी उसे समझाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन एक बात समझ लो, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारा पति अपनी इंसान बनने की क्षमता खो देगा और एक दिन वो पूरी तरह से भेड़िया मानव बन जाएगा। उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और उसकी हालत भी उस राजा जैसी हो जाएगी। उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम यही चाहती हो वो इंसान से दरिंदा बनकर जिए? क्या तुम नहीं चाहती कि उसे इस श्राप से मुक्ति मिले? अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहती हो तो मेरी बात मानो। उसकी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। नफरत से पैदा हुए इस श्राप को तुम्हारा प्यार ही मिटा सकता है। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे पति की मुक्ति का कारण बनेगा। इस श्राप का कोई तोड़ नहीं। ये बात सुनकर काव्या को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो इस सदमे से उभर नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। तब डॉक्टर प्रधान उसके पास आकर उसे हौसला देते हैं।
वो भी काफी भावुक हो गए थे। काव्या की ऐसी परिस्थिति देख कालिंदी को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो खुद भी इस दर्द से गुजर चुकी थी। कालिंदी को काव्या से सहानुभूति थी, लेकिन परिस्थिति के आगे सब मजबूर थे। कालिंदी काव्या को कुछ चांदी की गोलियां देती है और उसे बताती है, याद रखना काव्या, उसे मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो उससे सच्चा प्यार करता है, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें अपना मन मजबूत करना होगा, खुद के दिल पर पत्थर रखकर अपने पति के दिल में ये चांदी की गोलियां उतारनी पड़ेंगी, तभी उसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। काव्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े ही भारी मन से काव्या वो चांदी की गोलियां रख लेती है। कालिंदी से विदा लेकर काव्या और डॉक्टर प्रधान फिर वहां से वापस मुंबई लौट जाते हैं। इस तरफ आद्विक की हालत काफी गंभीर थी। असाइलम में उसे काफी टॉर्चर झेलना पड़ रहा था। आहूजा के कहने पर उस डॉक्टर ने आद्विक की जिंदगी नर्क बनाकर रखी हुई थी। आहूजा नहीं चाहता था कि आद्विक किसी भी हालत में असाइलम से बाहर निकले। वो उसे वहीं टॉर्चर करके मार डालना चाहता था। आहूजा ने खरीदा हुआ डॉक्टर आद्विक को रोज पागलपन के दौरे पड़ने वाले इंजेक्शंस देता था और आज फिर से उसे वही इंजेक्शन देने वाला था। वहां के कंपाउंडर ने आद्विक को कुर्सी से बांध रखा था। डॉक्टर इंजेक्शन में दवा भरते हुए आद्विक से कहता है, देखो आद्विक, मेरी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, पर आहूजा मुझे पैसे देता है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है और मैं ये सब जरूर करूंगा। आखिर पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, चाहे इससे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आहूजा भी तो यही चाहता है। और एक राज की बात बताऊं, तुम्हें यहाँ पहुंचाने वाला आहूजा ही है। ये बात सुनकर आद्विक को बड़ा आश्चर्य हुआ। आद्विक की ऐसी हालत देख डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगा। वो डॉक्टर एक घटिया मानसिकता वाला शख्स था, जिसे पेशेंट से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। आद्विक को काफी गुस्सा आ रहा था। वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो डॉक्टर आद्विक को इंजेक्शन देने वाला होता है, आद्विक किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहां खड़े कंपाउंडर को एक घूंसा लगाता है और सामने खड़े डॉक्टर को जोरदार लात मारकर गिरा देता है। डॉक्टर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके हाथों से वो दवाई वाला इंजेक्शन नीचे गिर गया। आद्विक किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है। वो कंपाउंडर आद्विक को पकड़ने उसकी तरफ बढ़ता है। आद्विक पास ही में पड़ी कुर्सी उठाकर कंपाउंडर की तरफ फेंकता है। कुर्सी सीधे कंपाउंडर को जा लगती है। कंपाउंडर नीचे गिर जाता है। इतने में आद्विक वहां नीचे गिरे उसी इंजेक्शन को उठा लेता है और डॉक्टर की गर्दन में 3-4 बार घोंप देता है। डॉक्टर काफी गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर आद्विक वहां की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। आद्विक सीधा अपने घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाता है। उसे ख्याल आता है कि इस बात का पता चलते ही वो असाइलम से भाग गया है, पुलिस उसके घर में ढूंढने जरूर आएगी, इसलिए वो अपना इरादा बदल देता है। उसे याद आता है कि इसी सिचुएशन में सिर्फ डॉक्टर प्रधान ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो डॉक्टर प्रधान के घर की तरफ बढ़ता है। रात काफी हो चुकी थी। आद्विक छुपते छुपाते डॉक्टर प्रधान के घर पहुंचता है। दीवार फांद कर वो उनके घर में घुसता है और डॉक्टर प्रधान जाग रहे थे। आद्विक और काव्या की चिंता में उनकी भी नींद उड़ चुकी थी। डॉक्टर प्रधान को खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई देती है। उन्हें शक होता है और वो तुरंत उठकर खिड़की के पास जाते हैं। जब वो खिड़की खोलकर देखते हैं तब वहां पर आद्विक को पाते हैं। डॉक्टर प्रधान उसे देखकर चौंक जाते हैं और उसे तुरंत घर के अंदर लेते हुए कहते हैं, आद्विक तुम यहाँ, लेकिन कैसे? आद्विक कहता है, अंकल मैं बड़ी मुश्किल से भागा हूँ वहां से, आप प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए। आद्विक की हालत देखते हुए डॉक्टर प्रधान कहते हैं, पुलिस तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ पर भी आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे फार्म हाउस पर छुप जाओ, वहां पर तुम सेफ रहोगे। फिर बिना वक्त गंवाए डॉक्टर प्रधान तुरंत उसे अपने फार्म हाउस में छुपा देते हैं। आद्विक असाइलम से भाग चुका है, ये खबर इंस्पेक्टर केलकर को मिलती है। वो शहर में चारों तरफ नाकाबंदी लगा देता है और आद्विक को खोजने में जुट जाता है। सुबह हो चुकी थी और अब तक काव्या को भी पता चल चुका था कि आद्विक असाइलम से भाग चुका है। काव्या को आद्विक की काफी चिंता हो रही थी। तभी काव्या को डॉक्टर प्रधान का फोन आता है। फोन पर आद्विक था। एक दूसरे की आवाज सुनकर दोनों के दिलों को कुछ पल के लिए तसल्ली मिलती है।
दोनों काफी दिनों के बाद एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे, इसलिए थोड़ी देर तक उन दोनों में खामोशी छाई रहती है। अगले ही पल काव्या कहती है, तुम कहाँ हो आद्विक? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। आद्विक कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो काव्या, मैं यहाँ प्रधान अंकल के फार्म हाउस पर सुरक्षित हूँ। पुलिस मुझे ढूंढने घर जरूर आएगी, लेकिन तुम्हें होशियारी से काम लेना। वो लोग तुम पर नजर रखेंगे और तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं। तुम बस अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर फोन पर बात करने के बाद आद्विक डॉक्टर प्रधान से कहता है, अंकल वो लोग घर पर आकर मेरे बारे में काव्या से पूछताछ कर सकते हैं। मेरी काव्या बहुत भोली है, वे लोग उससे सवाल पूछ कर परेशान कर देंगे। आप प्लीज मेरे घर जाकर काव्या को होशियारी से छुपाकर यहाँ ले आइए। डॉक्टर प्रधान आद्विक को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो आद्विक, मैं आज रात होते ही बिना किसी को भी पता चले काव्या को सही सलामत यहाँ ले आऊंगा। आद्विक से वादा करके डॉक्टर प्रधान वहां से चले जाते हैं। इस तरफ इंस्पेक्टर केलकर अपने कुछ सहकर्मियों के साथ आद्विक के घर पहुंचता है। आद्विक के घर पहुंचकर वो बेल बजाता है। काव्या दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे उसके सामने इंस्पेक्टर केलकर दिखाई देता है। काव्या उन्हें अंदर बुलाती है। इंस्पेक्टर केलकर काव्या से कहता है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके पति असाइलम से भाग गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक मुजरिम को पनाह देने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप उनकी मदद करना चाहती हैं तो आप हमें फोन करेंगी। इतना कहकर केलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन एक हवलदार को उसके घर पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। आद्विक डॉक्टर को घायल करके असाइलम से भाग गया है। ये खबर अब तक आहूजा को भी मिल चुकी थी, जिसे सुनकर आहूजा गुस्से से बेकाबू हो जाता है। वो आज किसी भी हालत में आद्विक को जान से मार देना चाहता था। उसके दिमाग में शैतानी मंसूबे पकने लगे थे। आहूजा कुछ सोच रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। आहूजा के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी। वो अपने आदमी से कहता है, जाओ जाकर आद्विक की पत्नी को किडनैप कर लो। जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी मेरे पास बंधक है तो उसे छुड़ाने वो मेरे पास दौड़ा चला आएगा और तभी हम उसे खत्म कर देंगे। आहूजा के आदमी काव्या को अगवा करने आद्विक के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात हो चुकी थी और इस तरफ डॉक्टर प्रधान और काव्या आद्विक से मिलने फार्म हाउस की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन काव्या आद्विक से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब डॉक्टर प्रधान उसे हौसला देते हैं। काव्या साथ में अपना बैग लेती है जिसमें वो चांदी की गोलियां थी और उसे कार में रख देती है। काव्या और डॉक्टर प्रधान अपनी कार में आद्विक से मिलने फार्म हाउस निकल रहे थे। वो लोग अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे होंगे, तभी कुछ गुंडे आकर उनकी कार का रास्ता रोक लेते हैं। वो गुंडे अपनी गाड़ी से उतरकर बंदूक की धौंस दिखाते हुए जबरदस्ती काव्या की गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। डॉक्टर प्रधान काव्या को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में डॉक्टर प्रधान जख्मी हो जाते हैं। वो गुंडे जबरदस्ती काव्या को गाड़ी में घुसकर डॉक्टर प्रधान को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और उसी गाड़ी में काव्या को किडनैप करके आहूजा के एक गोडाउन में ले जाते हैं। डॉक्टर प्रधान जख्मी हालत में फार्म हाउस पहुंचते हैं और उनके साथ हुई घटना का सारा वाकया आद्विक को सुनाते हैं। आहूजा ने काव्या को किडनैप कर लिया है। ये बात सुनकर आद्विक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आद्विक आहूजा को फोन करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसकी पत्नी का बाल भी बांका हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। आहूजा जोर से हंसते हुए कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी पत्नी मेरे पास बंधक है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मेरे दिए गए पते पर 1 घंटे में पहुंच जाना, नहीं तो। इतना कहकर आहूजा फोन कट कर देता है। डॉक्टर प्रधान परेशानी भरे लहजे में आद्विक से कहते हैं, आद्विक तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आद्विक हड़बड़ाहट में कहता है, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक मैं काव्या को उस दरिंदे के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं निकलता हूँ, आप मेरे पीछे आ जाइए पुलिस को लेकर। डॉक्टर प्रधान उसे भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं जल्द से जल्द पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूँ। आद्विक बिना वक्त गवाए दिए गए पते पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। आद्विक आहूजा की शख्सियत से वाकिफ था, इसीलिए उसे काव्या की चिंता हो रही थी। इसीलिए वो तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा था। थोड़ी देर बाद आद्विक आहूजा के गोडाउन पर पहुंच जाता है। गोडाउन के बाहर उसे आहूजा के आदमी मिलते हैं जो उसे पकड़कर आहूजा के पास ले जाते हैं। आद्विक अंदर जाकर देखता है कि आहूजा ने काव्या को एक कुर्सी पर रस्सी से बांधकर बंधक बनाया हुआ है।
वो भागकर काव्या के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन आहूजा के गुंडों ने उसे पकड़ के रखा था। आद्विक काव्या से कहता है, डरो मत काव्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से निकाल लूंगा। काव्या की आंखों में आंसू थे। आहूजा जोर से हंसते हुए कहता है, तुम असाइलम से तो बचकर भाग आए, लेकिन आज तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। आद्विक आहूजा से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है आहूजा, तुम्हारे कहने में के मुताबिक मैं यहाँ आ गई हूँ, अब मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसे इन सब में मत घसीटो, उसे जाने दो। आहूजा गुस्से से कहता है, इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ, अभी तो तुमसे पुराना हिसाब बराबर करना है। इतना कहते हुए आहूजा अपने गुंडों को इशारा करता है। आहूजा का इशारा पाकर वो गुंडे आद्विक को मारने लगते हैं। वो लोग आद्विक को बुरी तरह पीट रहे थे, जिसे देखकर काव्या का कलेजा छलनी हो रहा था। काव्या आहूजा से आद्विक को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन वो एक जालिम की तरह बस तमाशा देखते हुए हंस रहा था। वो गुंडे आद्विक को लोहे की चेन से बांधकर हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीट रहे थे। आद्विक दर्द से चीख रहा था और खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन उन गुंडों को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। आद्विक बुरी तरह से घायल हो चुका था और मार खा खा कर बेहोशी की हालत में था। काव्या रोते हुए आद्विक को पुकार रही थी, लेकिन आद्विक अपना होश खो चुका था। वो गुंडे उसे उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। आद्विक जख्मी हालत में एक अंधेरे कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था और इस तरफ काव्या बस रोते हुए आद्विक का नाम पुकार रही थी। इधर आहूजा अपने आदमी को बताता है, इस जगह पर पेट्रोल छिड़क कर यहाँ आग लगा दो और कोई सबूत बचना नहीं चाहिए, दोनों जलकर खाक हो जाएंगे। आहूजा उन सबको ये बता ही रहा था कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो बोलते बोलते रुक जाता है और उस महीन आवाज को सुनने लगता है। आहूजा उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए अपने आदमियों से कहता है, ये आवाज कैसी है, चलो चलकर देखते हैं। उस आवाज का पीछा करते हुए आहूजा और उसके आदमी एक कमरे के पास पहुंचते हैं। आद्विक के शरीर पर अभी भी वो लोहे की चेन वाली जंजीर बंधी हुई थी, जिसका एक सीधा कमरे के बाहर था। आहूजा का ध्यान उस लोहे की चेन के बाहर आ रहे उस सिरे पर गया। आहूजा को उसमें एक हलचल दिखाई देती है। उस कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए बाहर से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आहूजा अपने एक आदमी से वहां जाकर चेक करने के लिए कहता है। वो आदमी उस कमरे में जाकर चेक करता है। तभी आहूजा को अंदर से गोलियां चलने के साथ किसी की चीखने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद खून से सना हुआ कटा हुआ एक हाथ बाहर आकर गिरता है। उस कटे हुए हाथ में पिस्तौल थी। ये दृश्य देखकर वहां खड़े सभी के चेहरे सफेद हो गए थे। आहूजा अपने एक और आदमी को वहां उस कमरे में जाने के लिए बोलता है। वो दूसरा आदमी उस कमरे में जाने के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन आहूजा के जोर देने पर वो आदमी कतराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो आदमी उस कमरे से बाहर आती लोहे की चेन के एक सिरे को मजबूती से पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई अंदर खींच लेता है। पलक झपकते ही वो आदमी अंदर खींचा चला जाता है, जिसके बाद अंदर के कमरे से जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आती हैं। सभी लोग ये आवाजें सुनकर डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाजें शांत हो जाती हैं और थोड़ी देर के लिए वहां एकदम से खामोशी छा जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इधर काव्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। तभी काव्या खिड़की से बाहर देखती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। बाहर आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था। वो पूर्णिमा की रात थी। इधर आहूजा और उसके आदमी परेशान हो रहे थे। तभी अंदर के कमरे में से अंधेरे को चीरते हुए आद्विक भेड़िया मानव बनकर बाहर आता है। उस खूंखार जानवर को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबके चेहरों पर दहशत साफ नजर आ रही थी। काव्या जैसे तैसे अपने बंधन से मुक्त होकर एक दीवार के पीछे छुप जाती है। वो गुंडे उस भेड़िया मानव पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उस खूंखार जानवर का बाल तक बांका नहीं कर पा रही थी। वो गोलियां उस जानवर को लग तो रही थी। वो जानवर जख्मी हो रहा था, पर अब वो किसी के रोके रुकने वाला नहीं था। भेड़िया मानव लोहे की चेन से खुद को आजाद करते हुए उन गुंडों पर झपट पड़ता है। अपने पैने नाखूनों से किसी की छाती तो किसी का पेट फाड़कर, तो कभी अपने मजबूत जबड़ों में किसी की गर्दन फंसाकर उसे धड़ से अलग करते हुए वो दानव एक एक करके आहूजा के सभी आदमियों को मार डालता है।
ये खौफनाक मंजर देख आहूजा बुरी तरह से डर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपनी जान बचाकर आहूजा वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी भेड़िया रूपी आद्विक तेजी से आहूजा के पास पहुंचकर उसका रास्ता रोक लेता है। अपने सामने उस खूंखार जानवर को देख आहूजा डर के मारे थर-थर कांपने लगा। आहूजा को उसकी गुस्सेल पीली आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। भेड़िया मानव अपने नाखूनों से उसकी छाती पर वार करके उसकी छाती फाड़ देता है। आहूजा दर्द से चीख उठता है। वो जानवर काफी गुस्से में था। वो अपने पैने नाखूनों से आहूजा की गर्दन पर वार करके एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। आहूजा का सिर दूर जाकर गिरता है और उसका धड़ किसी बेजान चीज की तरह नीचे गिर जाता है। उसकी छाती पर अपना पैर रखते हुए भेड़िया मानव जोर की हुंकार लगाता है। आहूजा का खेल खत्म हो चुका था। इतने में पुलिस की सायरन का शोर सुनाई देता है। डॉक्टर प्रधान पुलिस को लेकर वहां पहुंच चुके थे। वे लोग अंदर आकर देखते हैं कि आहूजा की लाश के पास वही भेड़िया मानव खड़ा हुआ आक्रोश कर रहा है। सभी पुलिस वाले उस भेड़िए पर बेतहाशा गोलियां चलाने लगते हैं। भेड़िए और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। ये खून खराबा देखकर काव्या काफी डर जाती है। उसे कालिंदी की बात याद आती है और वो तुरंत कार में रखी चांदी की गोलियां लेकर आती है। काव्या को पास ही में पड़ी हुई एक पिस्तौल नजर आती है। काव्या उस पिस्तौल में उन चांदी की गोलियों को भरकर उस भेड़िए रूपी आद्विक पर निशाना लगाती है, लेकिन आद्विक पर गोली चलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बंदूक नीचे कर देती है। डॉक्टर प्रधान काव्या को वहां से बचाकर उस गोडाउन के बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन काव्या वहां से नहीं जाना चाहती थी। वो भेड़िया मानव इंस्पेक्टर केलकर के निशाने पर था। केलकर उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन काव्या केलकर को धक्का दे देती है, जिससे केलकर का निशाना चूक जाता है और वो भेड़िया मानव केलकर पर झपटते हुए उस पर अपने नाखूनों से वार कर देता है। केलकर जख्मी हो जाता है। ये देख बाकी पुलिस वाले उस भेड़िए पर गोलियां बरसाने लगते हैं। भेड़िया मानव उन लोगों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उनको मौत के घाट उतारने लगता है। काव्या की आंखों के सामने मौत का तांडव हो रहा था। वो खौफनाक मंजर देख काव्या को एहसास हो जाता है कि वो चाहे कुछ भी कह ले, वो श्राप उस पर हमेशा हावी रहेगा, जिससे आद्विक जल्द ही अपनी इंसानियत खो देगा। वो हमेशा के लिए एक खूंखार जानवर बनकर रह जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि आद्विक का ऐसा हश्र हो। आद्विक एक राक्षस की जिंदगी जिए। अगर ऐसा हुआ तो ना जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। काव्या नहीं चाहती थी कि मासूम लोग मारे जाएं, इसलिए काव्या अपने दिल पर पत्थर रखकर आद्विक पर गोली चलाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से उसका निशाना ठीक से नहीं लगता और वो चांदी की गोली उस भेड़िए की बाह को चाटते हुए निकल जाती है, जिससे वो भेड़िया मानव जोर से आक्रोश करता है। वो भेड़िया मानव देखता है कि उस पर काव्या ने गोली चलाई है, इसलिए वो गुस्से से काव्या को लपकता है। काव्या डर जाती है और तेजी से भागते हुए अपनी कार में जाकर बैठती है। कार स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल जाती है। वो भेड़िया मानव काव्या का पीछा कर रहा था। काव्या जहां रास्ता मिले वहां से अपनी गाड़ी भगा रही थी और झुंझलाहट में वो भेड़िया मानव भी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। इस तरफ जख्मी केलकर भी अपनी जीप से और पुलिस वालों के साथ उस जानवर का पीछा करता है। काव्या अपनी कार तेजी से भगा रही थी। भागते हुए वो एक रिहायशी इलाके से गुजरती है, जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। रास्ते पर कई और गाड़ियां मौजूद थी। काव्या का पीछा करते हुए वो भेड़िया मानव एक गाड़ी से टकरा जाता है और थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। गाड़ी रुक जाती है और उसमें सवार आदमी गाड़ी के बाहर निकलता है। अपने सामने ऐसे भयानक जानवर को देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो आदमी भी डर जाता है और भागने लगता है। भेड़िया मानव उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहां मची भगदड़ में एक और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस भेड़िया मानव की ओर बढ़ती है। उन दोनों की टक्कर होने ही वाली थी। इतने में भेड़िया मानव ऊंची छलांग लगाकर टक्कर से बच जाता है। वो अनियंत्रित गाड़ी सामने जाकर एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और भेड़िया मानव उस गाड़ी पर चढ़ जाता है। सामने उसे काव्या की गाड़ी दिखाई देती है। वो भेड़िया मानव एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर छलांग लगाते हुए काव्या की तरफ बढ़ता है। केलकर अपनी गाड़ी में उस जानवर का पीछा कर रहा था। साथ में डॉक्टर प्रधान भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। काव्या अपनी कार में भागते हुए शहर से दूर जंगल की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो भेड़िया मानव फुर्ती से एक लंबी छलांग लगाते हुए काव्या की कार की छत पर चढ़ जाता है।
जिससे काव्या कार पर से अपना नियंत्रण खो देती है, जिस वजह से वो जानवर फिसलकर बोनट पर आकर गिरता है। वो जानवर उसके सामने कार की बोनट पर लटक रहा था। काव्या की कार एक पेड़ से जा टकराती है, जिससे वो भेड़िया मानव उस पेड़ और कार के बीच में फंस जाता है। भेड़िया मानव काव्या को गुस्से से देखते हुए जोर से गुर्राता है। काव्या डर के मारे अपनी कार से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागती है। उसके हाथ में चांदी की गोलियों वाली पिस्तौल थी। वो भेड़िया मानव पूरी ताकत से कार को हटाकर वहां से आजाद हो जाता है और काव्या के पीछे भागता है। काव्या बेतहाशा भाग रही थी कि तभी ठेस लगने से वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से पिस्तौल छूट जाती है। वो भेड़िया मानव काव्या की ओर छलांग लगाकर उसे दबोच लेता है। काव्या को सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो जानवर गुस्से से उसे घूरते हुए उसके ऊपर चढ़कर जोर से गुर्रा रहा था। काव्या गिड़गिड़ा रही थी, आद्विक मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं अंदर हो। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। होश में आओ आद्विक, मुझे पहचानो। काव्या की बातें शायद उस जानवर के अंदर कहीं छुपे आद्विक तक पहुंच गई थी। भेड़िया मानव काव्या को सूंघते हुए उसकी आंखों में देखता है। धीरे धीरे वो जानवर अब शांत हो रहा था। उसकी आंखों की आक्रामकता कम हो रही थी। काव्या को उस जानवर की आंखों में अपनी छवि नजर आ रही थी। वो जानवर अब पूरी तरह शांत नजर आ रहा था, मानो आद्विक ने अपनी काव्या को पहचान लिया हो और उसे निहार रहा हो। काव्या अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पिस्तौल को उठाते हुए भारी मन से कहती है, मुझे माफ कर देना आद्विक। और इतना कहकर वो उसके दिल पर गोली चला देती है। गोली लगने से वो भेड़िया मानव ऊंचे स्वर में हाउलिंग यानी आक्रोश करता है और तड़पते हुए एक तरफ गिर जाता है। तभी वहां डॉक्टर प्रधान और केलकर पहुंचते हैं। भेड़िए का रूप परिवर्तन धीरे धीरे आद्विक में हो जाता है। आद्विक अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वो कराहते हुए काव्या से कहता है, थैंक्स काव्या, इस श्राप से मुक्ति देने के लिए। अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे शायद अगले जन्म में। आद्विक हंसते हुए दुनिया से विदा लेता है। काव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टर प्रधान उसके पास जाकर उसे संभालते हैं। जख्मी केलकर एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। इधर काव्या आद्विक को अपनी गोद में लेकर उसका सिर सहला रही थी और आंसू बहा रही थी। उसने आद्विक के माथे को चूमा और सिसकियां लेते हुए बोली, मेरा तड़पता इश्क। काव्या के निस्वार्थ प्यार ने आज सदियों पुराने उस नफरत से पैदा हुए श्राप को खत्म कर दिया था। आपको काव्या और आद्विक की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।